Hi everyone, welcome to Chem Optimize. I hope all of you are doing well. So इस चैनल में ऑलरेडी एक सीरीज चल रहा था ऑफ BSc CBCS 6th semester syllabus which is molecular spectroscopy. This is the physical molecular spectroscopy we are talking about here. तो वहाँ पे ऑलरेडी 9 वीडियोस अपलोड हो चुका था. तो आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं उस वाले सीरीज़ को. सो आप लोगों ने अगर प्रीवियस वीडियोस को चेकआउट नहीं किया है देन आई हाईली रिकमेंड प्लीज़ चेक आउट द प्रीवियस वीडियोस फर्स्ट. आई विल लिंक देम इन द आई बटन. एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन ताकि आप लोग को पता चल जाए जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूँ और मुझे भी मोटिवेशन मिले रेगुलरली अच्छा नया कंटेंट्स लाने के लिए इस चैनल में. आप लोग का सपोर्ट बहुत अहमियत रखता है इस चैनल के लिए और मेरे एफर्ट्स को भी वैल्यू मिलता है. सो प्लीज़ कीप ऑन सपोर्टिंग. सो पार्ट 9 ऑफ मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी सीरीज़ में हम लोगों ने वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट किया था. हम लोगों ने बात किया था अबाउट एनर्जी ऑफ ए वाइब्रेटिंग डायटोमिक मॉलिक्यूल. हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल के बारे में बात किया था वहाँ पे. तो वही से आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं. So stay tuned till the end of the video and let's move on to the topic. So simple harmonic oscillator model में जिसको SHO मॉडल भी बोला जाता है वहाँ पे हम लोगों ने ये एनर्जी डायग्राम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. फिर भी मैं एक बार रिकैप करवा देती हूँ. सो दिस horizontal axis is the internuclear distance axis and the vertical axis is the energy axis. ठीक है. और जब एक HCl मॉलिक्यूल अपने नॉर्मल बॉन्ड डिस्टेंस में रहता है H और Cl एटम्स, सो दिस डिस्टेंस इज नोन एज इक्विलिब्रियम डिस्टेंस और REQ. ठीक है. जब अपने इक्विलिब्रियम डिस्टेंस में दोनों एटम्स रहते हैं तो दिस इज द मोस्ट स्टेबल कंडीशन और यहाँ पे एनर्जी सबसे मिनिमम होता है. सो दिस इज द you can say this is the bond distance, this is REQ where the energy will be minimum and HCl molecule will be in the most stable condition. मतलब अगर हम लोग ये क्लोरीन एटम जो है इसको y एक्सिस के अलोंग फिक्स कर दे तो यहाँ पे अगर हम लोग का हाइड्रोजन एटम रहे सो ये वाला डिस्टेंस जो है दिस इज़ द मोस्ट स्टेबल कंडीशन फॉर HCl मॉलिक्यूल. ठीक है. अगर इस डिस्टेंस को हम लोग कम करना चाहे या फिर बढ़ाना चाहे, कम कैसे? बाय कंप्रेसिंग द बॉन्ड और बाय पुशिंग द टू एटम्स टुवर्ड्स ईच अदर और बाय एक्सटेंडिंग द बॉन्ड और पुलिंग द टू एटम्स अवे फ्रॉम ईच अदर. सो दिस H prime and H double prime are two new positions here जहाँ पे ये H प्राइम जो है और क्लोरीन के बीच में जो डिस्टेंस है ये हम लोग को मिला है जब हम लोग ने बॉन्ड कॉम्प्रेस किया है. ठीक है. दिस इज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस. अप टू दिस वी गेट द स्टेबल पोजीशन और स्टेबल कंडीशन जहाँ पे एनर्जी मिनिमम है. लेकिन अगर इस डिस्टेंस को हम लोग कम कर दे, दोनों एटम्स को आसपास लाके कंप्रेस करके बॉन्ड को, तब एनर्जी बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियर चार्जेस ऑफ द टू एटम्स. सो तब एनर्जी बढ़ जाएगा और हम लोग को एनर्जी एक्सिस में हम लोगों ने ऊपर यहाँ पे लिखा है इसलिए एनर्जी एक्सिस में वो ऊपर चला जाएगा वैल्यू. तो हम लोग को ऐसा कुछ मिलेगा एनर्जी वैल्यू. और सिमिलरली H डबल प्राइम पोजीशन में जब हाइड्रोजन रहेगा ये हम लोग को मिला है जब इक्विलिब्रियम बॉन्ड डिस्टेंस को हम लोगों ने एक्सटेंड किया है राइट साइड के तरफ. मतलब हम लोगों ने वी हैव पुल्ड द टू एटम्स अवे फ्रॉम ईच अदर. ठीक है. तो तब भी क्या होगा, एनर्जी बढ़ जाएगा. तब भी एनर्जी हम लोग को सेम एनर्जी वैल्यू मिलेगा जो हम लोग को कॉम्प्रेस करके मिला था. मतलब इक्विलिब्रियम डिस्टेंस से सेम डिस्टेंस के वैल्यू से हम लोग कॉम्प्रेस कर रहे हैं या फिर एक्सटेंड कर रहे हैं तो हम लोग को एक ही एनर्जी वैल्यू मिल रहा है तब. सो एक्सटेंड करने से क्या होगा, तब एट्रैक्शन बढ़ जाएगा बिटवीन द इलेक्ट्रॉनिक एंड न्यूक्लियर चार्जेस. सॉरी मैंने पहले यहाँ पे
कॉम्प्रेशन में बोला था अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, यहाँ पे रिपल्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि वो चार्जेस जो है वो बहुत आसपास चले आएंगे, सो रिपल्शन बढ़ जाएगा। और जब हम लोग एक्सटेंड करेंगे मॉलिक्यूल को, मॉलिक्यूलर बॉन्ड लेंथ को, तब अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि जो न्यूक्लियर और इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस है ऑफ द टू एटम्स दे विल गो फार फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, सो एक्सटेंड करने से अट्रैक्शन बढ़ने के लिए ये एनर्जी वैल्यू बढ़ जाएगा, और कॉम्प्रेस करने से रिपल्शन होने के लिए ये एनर्जी वैल्यू बढ़ जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग ये इक्विलिब्रियम बॉन्ड डिस्टेंस से और भी ज़्यादा दूर लेके जाए, मतलब कॉम्प्रेस करके या फिर एक्सटेंड करके हाइड्रोजन एटम को, हम लोग क्लोरीन एटम को फिक्सेटेड रख रहे हैं अलोंग दिस एक्सिस बिकॉज इट इज़ द हेवियर एटम। ठीक है, सिर्फ हाइड्रोजन को हम लोग कॉम्प्रेस या फिर एक्सटेंड करवा रहे हैं। तो अगर वी एक्सटेंड और कॉम्प्रेस दिस बॉन्ड लेंथ बाय ए लार्जर अमाउंट देन द इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ, इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ से और भी ज़्यादा डेविएट कर रहे हैं हम लोग पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन एटम का, तो तब क्या होगा, एनर्जी और भी बढ़ जाएगा, तब रिपल्शन और भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अभी बहुत आसपास आ चुके हैं ये दोनों एटम्स। और अगर हम लोग एक्सटेंड करें तो और भी ज़्यादा दूर जा चुका है ये एटम्स, तो इनमें अट्रैक्शन बढ़ जाएगा और एनर्जी भी बढ़ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस डायग्राम। सो मान लेते हैं दिस एनर्जी इज़ E1 एंड दिस एनर्जी इज़ E2। ठीक है, नाउ ये पैराबोलिक फॉर्म जो अराइज होता है, दिस इज ड्यू टू द कॉम्प्रेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ द बॉन्ड लेंथ ऑफ एनी मॉलिक्यूल। यहाँ पे हम लोगों ने HCl का एग्जांपल लिया है। कोई भी दो एटम्स के बीच में जब हम लोग बॉन्ड लेंथ को कॉम्प्रेस करेंगे या फिर एक्सटेंड करेंगे, तब ऐसा पैराबोलिक एनर्जी फॉर्म हम लोग को मिलेगा। ठीक है, एंड दिस H प्राइम एंड H डबल प्राइम आर द टू डिफरेंट पोजिशंस ऑफ H एटम्स। यहाँ पे हाइड्रोजन सेम ही है, सिर्फ हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं बाय पुटिंग ए प्राइम एंड ए डबल प्राइम ऑन द हाइड्रोजन एटम। अभी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज, दो एटम एक दूसरे के साथ बॉन्डेड है, और हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि ये बॉन्ड जो है दिस एक्ट्स लाइक ए स्प्रिंग। सो ऑब्वियसली इसका वाइब्रेशन होगा, जब हम लोग कंप्रेस करेंगे तब भी वाइब्रेशन होगा, जब एक्सटेंड करेंगे तब भी वाइब्रेशन होगा, और नॉर्मल कंडीशन में भी इसका वाइब्रेशन होगा। ठीक है, सो ऑब्वियसली जब इसका वाइब्रेशन होगा, सो इट विल हैव ए वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड विथ इट। ओके, हर एक बॉन्ड का एक एसोसिएटेड वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी रहता है। अभी हम लोग अगर सोचें कि यहाँ पे एनर्जी जो है, दिस इज द मिनिमम एनर्जी कंडीशन, द लोअर वन, द सेकेंड वन इज द moderate energy condition and the higher one is the maximum energy condition। अभी हम लोग को ये जानना है कि एनर्जी चेंज होने से वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं। ठीक है, सो इसका आंसर है नहीं। हर एक बॉन्ड का वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी। उसका एनर्जी चेंज होने से वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? दिस इज़ बिकॉज हर एक बॉन्ड एक इलास्टिक बॉन्ड होता है, वो स्प्रिंग के जैसा बिहेव करता है। ठीक है, उसका एक पर्टिकुलर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी भी रहता है। ओके, एंड दिस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इज डिपेंडेंट ओनली ऑन द mass of the system and the force constant of the bond, means strength of the bond। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है हाउ फोर्स कांस्टेंट इज रिलेटेड टू द बॉन्ड डिस्टेंसेस, सो यू कैन चेक इट आउट। सो यहाँ पे जब एनर्जी चेंज होगा तब वाइब्रेशन जो है और रिगोडस हो जाएगा। ठीक है, और रिगोडस हो जाएगा और भी इंटेंसिटी बढ़ जाएगा वाइब्रेशन का, लेकिन वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है कि डिग्री ऑफ कंप्रेशन या फिर डिग्री ऑफ एक्सटेंशन विल बी ग्रेटर। जब एनर्जी बढ़ जाएगा,
when energy will increase, degree of compression or extension will be greater। इसका मतलब ये है कि vibration will be more vigorous, but the number of times this vibration will occur per second, which is the vibrational frequency, will remain the same. This is because the vibrational frequency is only dependent upon the mass of the system and the strength of the bond. So इसके साथ vibrational frequency के साथ energy का कोई रिश्ता नहीं है। ओके, सो कितना हम लोगों ने बॉन्ड को डिस्टॉर्ट किया है उसके साथ vibrational frequency का कोई रिलेशन नहीं है। So the vibrational frequency, the expression of the vibrational frequency or the oscillation frequency is given as omega oscillation is equal to 1 by 2 pi root over k by mu hertz, ठीक है, where k is the force constant of the bond between the two atoms and mu is the reduced mass of the system, ठीक है। So this is the expression of the oscillation frequency or vibrational frequency of a bond between two atoms. So अगर हम लोग इस vibrational frequency को wave numbers के हिसाब से express करना चाहे, then we have to divide it by the velocity of light. So we will get omega oscillation is equal to 1 by 2 pi c root over k by mu, okay, centimeter inverse. So this is the expression of oscillation frequency in terms of waves numbers, ठीक है। इन स्पेक्ट्रोस्कोपी जनरली हम लोग वेव नंबर्स के हिसाब से ही हर एक क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं, मोस्टली एनर्जी। तो एनर्जी को हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी में मोस्टली वेव नंबर्स या फिर सेंटीमीटर इनवर्स में ही एक्सप्रेस करते हैं। सो हियर वी विल डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट। और वाइब्रेशनल एनर्जी के बारे में अगर हम लोग बात करें, सो अकॉर्डिंग टू स्क्रोडिंजर इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग को वाइब्रेशनल लेवल्स जो है, देयर विल बी डिफरेंट वाइब्रेशनल लेवल्स एसोसिएटेड विथ डिफरेंट वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, और हर एक वाइब्रेशनल लेवल का एक एनर्जी होगा। सो वो एनर्जी का एक्सप्रेशन ऐसे दिया गया है, ई वी, वेयर स्मॉल v इज द वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, v प्लस हाफ h विच इज़ द प्लैंक्स कांस्टेंट, ओमेगा ऑसिलेशन जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है, एंड दिस इज इन टर्म्स ऑफ जूल्स। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ joules, where v is the vibrational quantum number, vibrational quantum number, and its value starts from 0, so 0 1 2 3 and so on। और अगर हम लोग को इस वाले एनर्जी को सेंटीमीटर इनवर्स या फिर वेव नंबर्स में एक्सप्रेस करना है, देन वी विल डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो तब हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, एप्सिलॉन वी इज इक्वल टू ई वी बाई एच सी इज इक्वल टू वी प्लस हाफ ओमेगा ऑसिलेशन बार, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने जब वेलोसिटी ऑफ लाइट से डिवाइड किया था तब ओमेगा ऑसिलेशन के ऊपर एक बार यूज़ किया था, तो वही यहाँ पे होगा, एंड दिस इज इन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। सो दीज आर द अलाउड एनर्जीज और द एनर्जीज ऑफ द वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर्स, ओके। सो अगर हम लोग अभी ईच एनर्जी लेवल के एनर्जी को इन एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम लोग कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस एक्स एक्सिस इज द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस एक्सिस, ठीक है, एंड वाई एक्सिस इज द एनर्जी एक्सिस इन
सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, सो अगर हम लोग यहाँ पे इन द एनर्जी एक्सप्रेशन इन सेंटीमीटर इनवर्स अगर हम लोग क्वांटम नंबर्स जो है स्टार्टिंग फ्रॉम 0 इसको प्लेस करना स्टार्ट करें तो एनर्जी वैल्यूज हम लोग को कैसे मिलेगा? सो फॉर v इक्वल्स टू 0 हम लोग को मिलेगा हाफ ओमेगा ऑसिलेशन बार इन सेंटीमीटर इनवर्स। फॉर v इक्वल्स टू 1 हम लोग को क्या मिलेगा? 1 प्लस हाफ 3/2 ओमेगा ऑसिलेशन बार इन सेंटीमीटर इनवर्स। देन हम लोग को क्या मिलेगा? फॉर v इक्वल्स टू 2 5/2 ओमेगा ऑसिलेशन बार इन सेंटीमीटर इनवर्स। देन 7/2 ओमेगा ऑसिलेशन बार in centimeter inverse and so on. One thing you can notice here कि ये हाफ ओमेगा ऑसिलेशन बार से स्टार्ट होता जाता है and the difference is 1. ठीक है, so by a gap of a value of 1 ये एनर्जी जो है बढ़ता जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में ये प्लॉट करेंगे। so energy will be like this in a parabolic fashion. ओके, सो ये पैराबोला अच्छे से ड्रॉ कर लेना, मेरा अच्छे से नहीं हुआ। एंड दिस मिनिमम एनर्जी मान लेते हैं ये मिनिमम एनर्जी है, तो दिस इज़ द मिनिमम एनर्जी एंड दिस मिनिमम एनर्जी का जो एसोसिएटेड बॉन्ड लेंथ है दिस विल बी आर इक्विलिब्रियम। ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट पुटिंग द वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स एसोसिएटेड विथ ईच क्वांटम नंबर। सो मान लेते हैं ये सब वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स है, डिफरेंट वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स जिसको हम लोग ऐसे हॉराइजॉन्टल लाइंस से ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, सो मान लेते हैं दिस इज क्वांटम नंबर 0, दिस इज एसोसिएटेड विथ क्वांटम नंबर 1, दिस इज एसोसिएटेड विथ वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर 2, दिस इज एसोसिएटेड विथ वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर 3 एंड सो ऑन। ऐसे ये चलता जाएगा। ठीक है, सो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है कि वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर जब 0 होता है तो एसोसिएटेड एनर्जी क्या होता है? हाफ ओमेगा बार ऑसिलेशन। ठीक है, जब ये वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल का क्वांटम नंबर 1 होता है तब एसोसिएटेड एनर्जी क्या होता है? 3/2 ओमेगा बार ऑसिलेशन। एंड देन नेक्स्ट वी गेट 5/2 omega bar oscillation. Then for quantum number 3 we get 7/2 omega bar oscillation. Then for vibrational quantum number 4 we will get 9/2 omega bar oscillation. For quantum number 5 we will get 11/2 omega bar oscillation, and for quantum number 6 we'll get 13/2 omega bar oscillation and so on. So it will go on like this, but each and every energy level का जो gap है this is constant. And what is the constant value? The constant value is 1 omega oscillation bar. तो अगर हम लोग डिफरेंस ले किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव एनर्जी लेवल का एनर्जीज का, मान लेते हैं एक है v प्लस हाफ ओमेगा ऑसिलेशन बार और एक है v प्लस 1 प्लस हाफ ओमेगा ऑसिलेशन बार। तो अगर हम लोग डेल्टा ई देखें इन दोनों एनर्जी वैल्यूज का, सो क्या होगा? v प्लस 1 प्लस हाफ ओमेगा ऑसिलेशन बार माइनस v प्लस हाफ ओमेगा ऑसिलेशन बार। तो अगर हम लोग डिफरेंस ले तो क्या बचेगा हमारा? सिर्फ 1 ओमेगा ऑसिलेशन बार इन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव एनर्जी लेवल्स का एनर्जी डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है, दैट इज ओमेगा ऑसिलेशन बार। ओके, सो जब भी मॉलिक्यूल वन वाइब्रेशनल लेवल से दूसरे वाइब्रेशनल लेवल में जाएगा तो एनर्जी डिफरेंस सेम रहेगा और हम लोग को एक ही लाइन मिलेगा यहाँ पे ड्यू टू दिस
चेंज ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जी फ्रॉम वन वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल टू अनदर। तो हम लोग को स्पेक्ट्रोस्कोपिक लाइन एक ही देखने को मिलेगा क्योंकि एनर्जी डिफरेंस हर एक एनर्जी लेवल के लिए सेम है। सो स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए जब हम लोग इस टाइप ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करेंगे, सो अकॉर्डिंग टू दिस सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल हम लोग को एक ही लाइन देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ द ट्रांजिशन ऑफ द molecule between the different energy levels, and the lowest energy associated, which is known as E naught, is due to the vibrational quantum number V equals to 0, and which is only half h omega oscillation if we write in joules, or half omega oscillation bar in centimeter inverse, ठीक है। and this is known as the 0 point energy। so इसको 0 point energy क्यों नाम दिया गया है? इसका मतलब ये है कि लोएस्ट वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में भी जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है उससे एसोसिएटेड एक मिनिमम एनर्जी रहता है, एनर्जी ज़ीरो नहीं रहता है इन द minimum energy level also, the minimum energy level also, उससे associated at least कुछ residual energy रहता है, and this residual energy is named as 0 point energy। इसका मतलब ये है दो एटम्स जो है डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में they can never be completely at rest relative to each other, ठीक है। ये हमेशा एक वाइब्रेशन मोड में रहेंगे और उसका एसोसिएटेड एक मिनिमम वाइब्रेशनल एनर्जी रहेगा विच इज़ द 0 point एनर्जी। और यहाँ पे इस पॉइंट में ही डिफरेंस है बिटवीन द क्लासिकल मैकेनिक्स एंड द क्वांटम मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स में बोला गया है कि एनर्जी एसोसिएटेड विथ ए मॉलिक्यूल एट द लोएस्ट एनर्जी लेवल कैन बी 0, बट क्वांटम मैकेनिक्स ने ये बोला है कि नहीं, थोड़ा होने से भी एनर्जी जो है वो एसोसिएटेड रहता है, वाइब्रेशनल एनर्जी एसोसिएटेड रहता है विथ ए वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल, बिकॉज द two atoms can never be completely at rest relative to each other, they are always vibrating to some extent, okay। so here is the difference between classical mechanics and quantum mechanics। so मैं ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा रही हूँ this is completely from the book Benwell, okay। so आप लोग को एक्स्ट्रा करके खुद से बेनवेल बुक पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग देखें बेनवेल बुक को तो आप लोग समझेंगे कि लाइन बाय लाइन मैं वहाँ से पढ़ा ही रही हूँ। सो बेनवेल जो है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड बुक बाय एनी स्पेक्ट्रोस्कोपिस्ट और बाय एनी रेगुलर केमिस्ट। तो बेनवेल बुक को माना जाता है एज द बाइबल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। तो आप लोग को एक्स्ट्रा करके बेनवेल बुक को खुद से पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ा रही हूँ द बेनवेल बुक, आप लोग को खुद समझ में आ ही जाएगा। सो अच्छे से मेरे वीडियोस को फॉलो करने से बेनवेल बुक जो है पूरा आप लोग को समझ में आ जाएगा। सो एक्स्ट्रा करके पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और फीडबैक और सजेशन प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी वेरी ग्लैड टू एड्रेस देम। और आप लोग को अगर इन वीडियोस का कंटेंट्स अच्छा लगे देन प्लीज़ मेक श्योर टू शेयर द वीडियोस अमंग योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक सीरीज से बहुत लोगों को बहुत बेनिफिट होने वाला है क्योंकि मैं बेसिक जो बाइबल है ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी दैट इज़ बेनवेल वो अच्छे से पढ़ा दूंगी इस सीरीज़ में। सो प्लीज़ शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल। मेरे एफर्ट्स को भी वैल्यू मिलेगा आप लोग के सपोर्ट के साथ। सो प्लीज़ कीप ऑन सपोर्टिंग। और इस लेक्चर का PDF नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड रेगुलर अपडेट्स आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं इन फेसबुक एंड टेलीग्राम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।